आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है और युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। ऐसे युवा क्रांतिकारी सोच रखने वाले हमारे साथ में युवा नेता, समाज सेवी जो कि बिना किसी पद पर रहते हुए लोगों की मदद करने के लिए सदैव 24 आवर तत्पर रहते हैं। ऐसे समाज सेवी श्री प्रवीण पाठक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज आपसे बहुत सारे प्रश्नों को लेकर मैंने समय मांगा और आपने समय दिया। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आपको, जगन्नाथ मिश्रा जी को, आपकी टीम अमन मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई कि आप एक ऐसा काम हमारे क्षेत्र में, गांव जवार में, हमारे ज़िले में कर रहे हैं जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप हम लोगों के विचार को, हम लोगों के व्यवहार को, हम लोगों की दिनचर्या को, हमारी कार्यशैली को आप लोगों के बीच में ले जा रहे हैं और जो काम, जो कार्य, जो सोच हम लोग डायरेक्ट उन तक नहीं पहुंचा पाते थे, हम लोग बड़े अभिभूत हैं, बड़े प्रसन्न हैं कि हम ये चीज़ आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम उन तक पहुंचाते हैं। और मैं अपनी तरफ से, अपने भाइयों साथियों की तरफ से निवेदन भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और लोगों को जागृत भी करें कि जिससे कि एक अच्छी चीज़ हमारे क्षेत्र जवार से निकल के एक देश के, विश्व के पटल पे कायम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप जब बचपन की पढ़ाई कर रहे थे, बचपन में तो आप कुछ घर से पढ़ाई किए हैं, कुछ ज़्यादातर आप बाहर भी रहे हैं। इस बीच में हम यह जानना चाहेंगे कि पढ़ाई का जो आपका पूरा दौर रहा, परिवार से जुड़ा हुआ पूरा, आप थोड़ा इसको डिटेल में बताएं। हम सबसे पहले आपको परिचय देते हैं। मैं, हमारी शुरू की शिक्षा दीक्षा जी, हम लोग शुरू से ही गांव से ही जुड़े हुए हैं। चाहे हमारे पिताजी हैं या हमारे बाबा जी हैं, हम लोग सब लोग खेती और किसानी से जुड़े हुए गरीब परिवार से मेहनत कर करके आज जहां हम आपके सामने बैठे, इस मुकाम पे हम लोग पहुंचे हैं। हमारी शिक्षा दीक्षा हमारे सिकंदरपुर बाज़ार में, जहाँ हम लोग अभी बैठे हैं, सरस्वती विद्या मंदिर है, कक्षा 5 तक हमने यहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक हमने मसूदन में पढ़ाई किया। फिर महाराजा इंटर कॉलेज अयोध्या में हमने पढ़ाई की। उसके इंटर हाई स्कूल करने के बाद फिर मैं इलाहाबाद उच्च शिक्षा के लिए गया, जहाँ पे मैंने केपी इंटर कॉलेज से इंटर किया। फिर ईसीसी से मैंने 1 साल ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरा दिमाग शुरू से ही कुछ टेक्निकल था, जो आधुनिक शिक्षा की तरफ अग्रसर था। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी की और इंजीनियरिंग मैंने ऑल ओवर इंडिया, उस समय प्री और मेंस होते थे, एग्ज़ाम होते थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे। मेरी 17वीं रैंक थी और मैंने प्री और मेन क्वालिफाई करके बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज मथुरा में एडमिशन लिया। मैकेनिकल ब्रांच से मैंने बीटेक 2001 में कंप्लीट की। उसके बाद मैं मर्चेंट नेवी में था। शुरू के 3-4 साल तक मैं मर्चेंट नेवी में जॉब किया। 2007 में मैं वापस आया। उसकी कहानी मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। इसके साथ मैं, मेरे घर में पापा श्री त्र्यंबकनाथ पाठक जी, उनके 3 पुत्र हैं, एक मैं हूँ, मुझसे छोटे 2 भाई हैं। एक आपको बहुत अच्छी और बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ, शायद आप, अभी तो हम लोगों की उम्र बहुत कम है, आप जितनी दूर तक जाएंगे शायद आपको कहीं ऐसा देखना मिले कि कोई एक राजनेता जो अगर ईमानदारी से काम नहीं कर रहा हो तो उसके बच्चे पढ़ लिख के किसी लायक हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। आप इनको, हमारे पिताजी को देखेंगे, जितना मेहनत, जितनी ईमानदारी से इन्होंने क्षेत्र की सेवा की है, उसी का मुकाम है, उसी का फल है कि आज हम 3 भाई हैं। मैं खुद बीटेक इंजीनियर था। मैं मर्चेंट नेवी में सिंगापुर में जॉब कर रहा था। सिंगापुर PIL पैसिफिक इंटरनेशनल लाइन्स की गवर्नमेंट की कंपनी थी। कुछ पारिवारिक परिवेश के कारण मैं आ गया था, उसको मैं डिटेल दूंगा आपको। मुझसे मेरी जो पत्नी है वो खुद एक समाज सेविका है, प्लस अपना बिजनेस, यहाँ पे जितने सारे बिजनेस देख रहा हूँ उसको संचालन करती है। मुझसे जो छोटे भाई हैं नवीन पाठक, वो खुद इस समय TCS में जनरल मैनेजर हैं। उनकी पत्नी खुद TCS में मैनेजर है। मुझसे जो छोटे तीसरे भाई हैं वो डाटा मेट्रिक्स ग्रुप ऑफ कंपनी सिंगापुर के, उसमें HR मैनेजर हैं। उनकी पत्नी पार्लियामेंट में क्लास 2 अफसर। ये जो पूरा परिवेश है, जो ये संस्कृत है, जो ये पढ़ाई लिखाई का जो कल्चर है, ये अगर आप शुद्ध नेतागिरी करेंगे उससे नहीं आ पाता। तो ये जरूर कहीं ना कहीं हमारे पुरखों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे घर परिवार के संस्कृत का योगदान था, उनकी शिक्षा दीक्षा थी कि हम लोग इस लायक बने कि हम लोग सारी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके आज हर कोई अपनी अलग अलग फील्ड में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, जैसा कि आप पढ़ाई की, इंजीनियर बन गए, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमने 2-3 साल करीब मर्चेंट नेवी में भी जॉब किया, हम इंजीनियर, मर्चेंट नेवी, उसके बाद में अचानक आपकी दिलचस्पी राजनीति में आ गई, बहुत ज़्यादा आप सक्रिय दिख रहे हैं सर इस टाइम पे। ऐसी कोई खास वजह इसके बाद? इसकी कोई खास वजह नहीं है। 2007 में मैं छुट्टी लेकर मैं सिंगापुर में था, पोस्ट था, मैं वहाँ पे मलेशियन शिप पे था। जी।
उस समय जो तत्कालीन विधायक थे, किसी का नाम लेना किसी भी डोमेन पे या किसी भी सोशल मीडिया पे उचित नहीं होता है। हमारा एक बहुत पुराना मुकदमा चल रहा था हमारे परिवार का, हमारे परिवार के ऊपर ज़बरदस्ती उसके लांछन लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे, जिसको बहुत ही राजनीतिक षड्यंत्र दे के उसको कई हमारे विरोधी जो भी हम लोगों के कभी भी किसी भी चुनाव में आमना सामना पड़ता है उसको भुनाते भी हैं। एक खास तबका, एक खास वर्ग उसको नाराज़ करने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारे साथ क्या क्या इन्होंने किया था। जबकि उसी के दरमियान जब हमारा मुकदमा चल रहा था तो शासन सत्ता थी, जो सत्ता पक्ष के विधायक थे उनकी कुछ ऐसी चलती थी ज़िले में, प्रदेश में, देश में, कि उनके सामने सब कुछ उस समय असहाय नज़र आ रहा था। उन्होंने उसी पुराने गढ़े मुकदमे को उठा के हमारे पिताजी को जेल कराया। उसी के लिए हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। मेरे दोनों भाई छोटे थे जो स्कूलिंग कर रहे थे, मैं आया, मैंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ तक कि हर जगह पैरवी की, पैरवी करके बाइज्जत हम लोग निकले। उसका ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल शुरू करके आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 महीने के ट्रायल में 97 के मुकदमे को, जिसमें हम लोगों को 302 में फंसाया गया था, उसे बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया। तो जब कोर्ट ने बरी कर दिया, सारी चीज़ें हो गई, तो वहीं से सिद्ध हो जाता है कि हम लोग का कोई, अगर आप न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं है। तो मैं इसीलिए कुछ विशेष वर्ग से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर उनके दिमाग में इस तरीके की कोई छवि हम लोगों के, हमारे परिवार को लेके है, तो उसको दूर करें। हम लोग सब लोग मिल के भाई भाई की तरह है और भाई भाई की तरह रहते हैं, तो उसमें कहीं दो राय नहीं है। रही बात मेरी रुचि लेने की, तो जब 2007 में जब हम आए यहाँ पे, पिताजी का हमारे जमानत हुआ, हम लोग आगे सब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव चल रहा था, पिताजी मेरे जेल में थे। आप लोग तो हम लोग साथी के लगभग 2-4 साल का गैप होगा, सब छोटे छोटे थे। मैं उस समय बीटेक कर रहा था, बीटेक करके मर्चेंट नेवी में था, पर जॉब ज्वाइन के 1 साल हुआ था, उसके बाद मैं आया हुआ था। 2007 में मेरी माताजी प्रमुख थी, लड़ी, पिताजी जेल में थे। घर का माहौल ऐसा था, उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उनकी तूती बोल रही थी, चारों तरफ से पूरे हम लोग की घेराबंदी हो रखी थी, घर से निकलना तक मुश्किल हो रखा था। एसपी, डीएम, कमिश्नर, हर कोई छापेमारी कर रहा था कि कोई कहीं से निकल नहीं सकता। उन विपरीत परिस्थितियों में मुझे अपने माताजी के साथ खड़े होकर उनको अपने परिवार की इज्जत बचाते हुए, और हम लोग 2007 के प्रमुखी के चुनाव में मात्र 2, जो हमारे विरोध में लड़े थे, मात्र 2 वोट पाए, और बाकी सारे का सारा वोट जो हम उस समय के तत्कालीन क्षेत्र पंचायत सदस्य उन्होंने देके हम लोग को भारी बहुमत से विजयी बनाया था। और उस समय जब मैं आया, उसके बाद पिताजी जब हम लोग प्रमुख बने, उसके 6 या 7 महीने बाद हमारे पिताजी की जमानत हम करवा पाए थे। उन 6-7 महीनों में जैसे आप जब भी कोई कहीं किसी समाज में खड़े होंगे या कहीं किसी चीज़ के लिए खड़े होते हैं, तो आदमी को ये देखता है कि यार ये कौन बंदा है। उनको लगा कि नहीं यार पाठक जी के लड़के हैं, तो उनकी आशाएं लग गई, उनका ये वो लग गया कि उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की थी, हमारे लिए इतना समर्पण किया था, हमें भारी बहुमत से विजयी बनाया था। तो उसमें वो एकदम परेशान हो गए। उनको ये लगने लगा कि उनका कोई काम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो पा रही, कुछ। तो मुझसे मिलने लगे, मुझसे सारी बातें होने लगी, हमें बताने लगे भैया ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही। तो जब हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते चले गए, फिर उनकी दिक्कतों को दूर करने लगे, तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से छोटी छोटी सी दिक्कतें आ रही। आप यकीन कीजिए, आज की डेट में भी सन 80 से जो रोटी कपड़ा मकान का नारा चला आ रहा है, आज की डेट में भी रोटी कपड़ा मकान का ही नारा चल रहा है। आज भी न किसी को प्रॉपर रोटी मिल पा रही, न प्रॉपर कपड़ा मिल पा रहा, न प्रॉपर मकान। हम लोग कितने हाईटेक हो गए, जमीन पे थे, चांद में पहुंच गए। लेकिन सर ऐसी क्या दिक्कत है कि अभी भी सन 80 से आज तक ये नारा चल रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है? उसका मेन कारण था कि जो दूरदर्शिता होती है कि जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज की डेट में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे जो दूर विजन होता है, जब आप एक किसी को सत्ता पे बैठाते हैं, हर कोई तो सबके अंदर तो वो गुण होता नहीं, लेकिन जो सत्ता पे बैठे जब वो दूरगामी चीज़ें देखेगा, उसके लिए प्लानिंग बनाएगा। जैसे आजकल की जो सरकारें हैं वो पहले से ज़्यादा हाईटेक, मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सरकारें चल रही हैं वो पहले से ज़्यादा हाईटेक है, वो देख रही हैं दूर तक क्या चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए वो पहले से प्लानिंग बना के चल रही है। तो जब आप पहले से प्लानिंग बना के चलेंगे तो आगे जाके वो सब चीज़ें होंगी। अब ये किसी को नहीं पता था कि कौन सी दैवीय आपदा आ गई कि क्या आ गया, आज की डेट में सब उथल पुथल हो गया। लेकिन जो ये हम लोगों का चीज़ें हैं, जैसे रोटी का, उस समय आप याद कीजिए, कांग्रेस के समय में संजय गांधी जी नेता हुआ करते थे जो एक्सपायर करके, उनका विजन था, वो कहते थे कि रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जब आदमी को गाड़ी भी मिलेगी, रोटी कपड़ा मकान सारी गवर्नमेंट कहती थी, वो कहते थे रोटी कपड़ा मकान और गाड़ी। वो कहते थे जब आदमी के पास गाड़ी हो जाएगी तो वो अपने आप व्यवस्था करेगा भाई तेल भरवाने का, और जब वो व्यवस्था करेगा तो मेहनत करेगा तो काम करेगा। तो ये तो हो गई दृष्टिगामी, दूरदृष्टिगामी। मेरा आने का कारण सिर्फ इतना था,
और मैं कोई राजनीति में नहीं, मेरा काम था, मैं यहाँ पे आया, हम लोग अभी भी लेके मेरे 2-3 पुस्तों से लेके हम लोग अभी भी लोगों के बीच में हैं, लोगों की सेवा ही कर रहे हैं। जो जहाँ बुलाता है, जिस मुकाम पे बुलाता है, जहाँ जिस भी रूप में जिसको ज़रूरत होती है, हम लोग खड़े होते हैं। चाहे वो हमारा समुदाय हो, कोई और बिरादरी हो, जिस भी वर्ग समुदाय का, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप पिछले इतिहासों में जाइए, देखिए हम लोग मुस्लिम के लिए एकदम जी जान लगा के खड़े थे। आगे के इतिहास में जाइए, देखिए हिंदुओं के लिए भी जी जान लगा के खड़े। तो हम लोगों को जो जिस रूप में याद करता है, हम लोग खड़े होते हैं। हमारा मकसद इतना ही है कि अपना परशुरामपुर, अपनी विधानसभा, अपना जिला, ये जब संपूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, हमें ये नहीं सोचना कि दिल्ली में क्या होगा, हमें ये नहीं सोचना देश में क्या होगा, हमें ये नहीं सोचना प्रदेश में क्या होगा, हमें पहले देखना है कि अपने परशुरामपुर में क्या होगा। हम आप मजबूत हैं, अपना ब्लॉक मजबूत होगा। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया हमारे परिवार को, इस वजह से मैं जॉब कर रहा था, मैं बीटेक इंजीनियर बना और मुझे अचानक सम्मान बचाने के लिए आना पड़ा। सर जैसे कि आप जब राजनीति में एक्टिव हो गए आप और सब कुछ आप घर का देखने लगे, फिर इस बीच में आप मतलब किसको अपना आइकॉन मानते हैं, आप किसके सिद्धांतों पे आप चलना पसंद करेंगे? और ख़ास कर मैं ये जानना चाहूँगा कि बस्ती में कोई ऐसा नेता है जिसको आप मानते हैं? देखिए, अगर देश पटल पे आप बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हम उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं कि उनके पद चिन्हों पे चलें। अगर आप अपने ज़िले में बात करते हैं तो नंबर 1 के समाज सेवी हम लोगों के नेता, हमारे सबके अगुआ माननीय त्र्यंबकनाथ पाठक जी, जो हमारे सौभाग्य से मेरे पिताजी भी हैं। मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरे आइकॉन हैं। मैं इन्हीं 2 नेताओं का हमेशा इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ। आप देखे होंगे कि मैं जिन पद चिन्हों पे चल रहे थे, अभी आप ज़्यादा दूर मत जाइए, 1-2 साल के अंदर जाइए, अभी यही जब प्रमुखी का चुनाव हो रहा था, हम लोग समाज सेवा लगातार करते आ रहे हैं। हर मोड़ पे, चाहे आपका सिंगनारी में हो, चाहे आपका मखौड़ा में हो, चाहे आपका हैदराबाद में हो, चाहे सिकंदरपुर में हो, चाहे अभी ये कोरोना काल चल रहा हो, घर घर पे व्यवस्था करने हो, जितने लोग, कितने प्रवासी मजदूरों को लाने का काम किया हो। बीच में देखिए हमारे फेसबुक देखिए, कम से कम 100 से 150 लोगों को मैंने चेन्नई से लेकर हर जगह पोस्ट पे रोजगार दिलाने का काम हो। हर तरीके से जब हम लोग समाज सेवा कर रहे थे, तो जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे, कुछ ना कुछ लोग रास्ता काटने का प्रयास करेंगे। बीच में देखिए फर्जी मुकदमे हम लोगों के ऊपर लगवाए गए, जिला पंचायत सदस्य जीते, उनके ऊपर गोली चली, कहाँ मामला हुआ, कहाँ चला गया, नाम हम लोगों के घर भर का दिया गया। वो तो तत्कालीन एसपी साहब थे, ईमानदार आदमी थे, माननीय सांसद जीते, विधायक जीते, ब्रजेश पाठक जीते, इन लोगों का सहयोग योगदान मिला, हम लोग बाइज्जत बरी हुए। तो जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उसके पीछे में कट ऑफ आएगा ही आएगा। लेकिन हम लोग युवा हैं, समझदार हैं, हम लोग रुकने वाले में से नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश देता हूँ कि जिनको जो भी करना है करना। हम लोग जब तक अपने सांस में सांस है, हम लोग समाज सेवा के लिए, समाज हित के लिए हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। सर जैसा कि आप ज़्यादातर घर से बाहर रहे हैं, पढ़ाई किए, फिर घर पे आए, लेकिन आपको ज़मीनी हालात के बारे में उतना नहीं मालूम होगा क्योंकि आप बाहर ज़्यादातर रहते हैं। तो आप ज़मीनी समस्या को कैसे समझते हैं, इसका निस्तारण कैसे कराएंगे सर? हम जब 2007 में जब हम पूर्ण रूपेण आए, 2007 के पहले तो आते जाते थे, छोटे थे, पढ़ लिखे। 2007 के बाद हम लगभग यहाँ आने लगे। अभी भी अगर हम हफ्ते में 4 दिन 5 दिन यहाँ रहते हैं, 1-2 दिन मेरा परिवार लखनऊ में रहता, बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ आना जाना लगा रहता। 2007 में जब मैं आया, उस समय मायावती जी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी। ठीक, हम लोग उस समय 2007 में हमने बीजेपी से चुनाव लड़ा था। पापा मतलब मैंने नहीं, पिताजी चुनाव लड़े थे। और इधर पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा बहुमत से हम लोग चुनाव वोट पाए थे, भले हार गए थे, वो अलग की बात है। उस समय जब हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे सर्वे चालू किया तो हमने देखा 90% गांव में बिजली नहीं। आप माझा किता अव्वल से लेके, उधर सराय से लेके विशेषरगंज के कॉर्नर से चले जाइए, उधर से चले जाइए, वहाँ से होते हुए आप चले, किसी भी गाँव में बिजली नहीं थी। उस समय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री थे रामवीर उपाध्याय जी। हम लोगों के कुछ पारिवारिक टर्म्स भी थे, जैसे हर किसी के रिश्तेदार भले अलग अलग पार्टियों में हो। मेरे पिताजी, हम लोग गए मिलने के लिए, हमने उनको अपने क्षेत्र की इसी चीज़ों से अवगत कराया। मैंने पापा को कहा, क्योंकि मुझे उस समय आया होता, उसमें जोश था क्या है भी कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो ये कि सबसे पहले क्या किया जाए, तो सबसे पहले आदमी को अगर कुछ करना है तो आदमी को पहले अपने आप से जीतना पड़ेगा, अंधेरे से जीतना पड़ेगा। अंधेरे से जीतने के लिए आपकी ज़िंदगी में प्रकाश आए, आपके एटमॉस्फेयर में प्रकाश आए। तो हमने कहा सबसे पहले बिजली का काम किया जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, 1300 गांव पूर्वा मिला के मैंने पूरे हरैया विधानसभा का सर्वे कराया, पूरा एस्टीमेट बनवाया था, सारी चीज़ किया था, ऊर्जा मंत्री से अप्रूव करा के चीफ इंजीनियर साहब गोरखपुर में पहुंचा भी दिया था। आप चाहें तो वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं, पापा के पिताजी के पैड पे 1300 गांव पूर्व मिला के कम से कम इतनी मोटी एकदम रामायण की तरह बना के बाइंडिंग करा के उसकी 3 कॉपी
एक रामवीर उपाध्याय जी के कार्यालय में, चीफ इंजीनियर कार्यालय में, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में हम लोगों ने जमा कराई। जमा करा, उस पर काम भी हुआ। ऐसा नहीं कि विशेषरगंज में काफ़ी काम हुआ। उसके बाद राजीव गांधी जब विद्युतीकरण योजना आ गई, उसमें हम लोग इन्वॉल्व, सारे गाँव पूर्व का सर्वे कराए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब मैंने ही करा दिया, लेकिन मैंने अपने तरफ से 100% प्रयास किया। कुछ ना होने के बावजूद भी, हम कुछ नहीं थे और ना हम कुछ हैं, ना मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं कुछ बनूं। बशर्ते मेरा बस इतना ही सपना है कि जो हम लोग हैं, हमारे सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द या हम जिनके कांटेक्ट में हैं, वो हम सब लोग सुखी रहें, कोई दोष भावना ना रहे। और हम सब लोग समाज के जो भी नीचे निम्न वर्ग हैं या दबे कुचले हैं, उनके उत्थान के लिए कुछ ना कुछ। क्योंकि सर जनता का आरोप यह हमेशा नेता के ऊपर रहता है कि नेता वादा बहुत सारे करते रहते हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। और आप हमेशा अपना काम गिनाते रहते हैं कि हमने ये किया, वो किया, और आपने भी यह बताया, लेकिन जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे? भाई पहली चीज़ तो मैं अभी नेता हूँ ही नहीं, और ना मैं नेता बनना चाहता हूँ। रही बात सामाजिक तौर पे, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप इतना ये मान के चलिए कि आप इसी जगह से निकलिए और केवल आप हरैया विधानसभा टहल लीजिए। कम से कम 150 परिवार मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा। आप जब इसके बाद जब भी अगर हमारा आपका सामना होगा, मैं पूरा लिस्ट दूंगा। 150 परिवार, सिर्फ और सिर्फ, मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैंने प्रयास किया कि मेरी वजह से उनके घर में रोजी रोटी चले। और आज की डेट में 150 परिवार के घर में रोजी रोटी चल रही है, क्योंकि उनके घर में कोई अगर कोई अगुआ है तो आज वो हमारे थ्रू कहीं ना कहीं काम कर रहा है। चाहे वो हमारे संसाधन में काम कर रहा हो, या हमारे स्ट्रीम में काम कर रहा हो, या मैंने उसको कहीं सेटअप किया हो। 150 परिवार ऐसे जिनको मैं भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन मैं उनकी कृपा से आज 150 परिवार को इस लायक हो गया हूँ कि मैं वो मेरी वजह से उनका आज के घर परिवार चल रहा है। तो मुझे इसमें सुकून मिलता है। मुझे कोई ये नहीं कि मैं कोई लंबे चौड़े वादे करने, आज के डेट में देखिए वादे करने के लिए कुछ नहीं रहेंगे। बिजली हर घर में पहुँच चुकी है लगभग, रोड हर जगह पहुँच गई है, विद्यालय लगभग हर जगह है। तो अब इसमें वादा पहले आदमी का क्या करता था, भैया हम जिता दो, हम रोड बनवा दे, हम तार घर बनवा दे, हम ही बनवा दे। जैसे अभी आपने बताया जो प्रमुख जन समस्याएं, आपने कुछ ऐसा हल जो कराया है उसको हमारे चैनल पे रखिए सर आप। प्रमुख जन समस्याएं जो थी, सबसे मेन जन समस्या इस समय साहब है वो है बेरोजगारी। इसके आगे और कोई समस्या नहीं है कहीं। देश की आर्थिक स्थिति और हर चीज़ छोड़ दीजिए, अगर हम आप रोजगार रहेंगे तभी हम आप कुछ कर पाएंगे। सबसे मेन दिक्कत जो है वो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी को हमने अपने लेवल पे, जो मैंने अपना टारगेट माइंड सेट कर रखा है, उसमें ऑलमोस्ट 20% बेरोजगारी हम अपने इर्द गिर्द, अपने ब्लॉक में या अपने विधानसभा स्तर पे हमने 20% बेरोजगारी दूर करने का काम किया। और उसका हम आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको पूरा विवरण देंगे, आप उसका सत्यापन कर सकते हैं। रही बात, रोड बनवाना मेरे हाथ में नहीं, बिजली लगवाना मेरे हाथ में नहीं, नदी पुलिया बनवाना मेरे हाथ में नहीं। एक यही है, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, पढ़े लिखे समाज से हूँ, पढ़ा लिखा वर्ग है, हमारे जितने साथ के लोग हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अभी रोजगार दे सकते हैं। किसी का कोई काम अटक रहा है, जैसा मुझे जानकारी हो रही कि आप बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस भी आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है आगे। श्रीमती जी आपकी पत्नी जी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपकी। तो बिजनेस करते हुए आप रोजगार खत्म करने के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं? बिजनेस अब आपको हम बताएं, हमारी लखनऊ में कंपनी चलती है टावर इंस्टॉलेशन की, उसमें 120 लड़के हैं, 120 में से 119 लड़के हरैया के। बेरोजगारी खत्म करने का पहला चांस ये है। दूसरा, हमारे यहाँ पे आप देख लें जितने संसाधन हैं, चाहे मेरा पेट्रोल पंप है, चाहे एजेंसी है, या और भी जो भी हमारे काम बूथ चल रहे हैं, या जो भी सिस्टम है, या जहाँ भी, जैसे हमारे, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। आप, छोटा भाई मेरा है विपिन पाठक दिल्ली में, आप इस क्षेत्र से पूछिए कितने लोगों के बायोडाटा, कितने लोगों के कॉल वो अपने लेवल पे करवाता है। छोटा भाई TCS में जो बीटेक करते हैं, उनको अंडर ट्रेनिंग कराना है, वो काम करता है। तो हम लोग अभी आज की डेट में जिस मुकाम पे हैं, उस मुकाम पे हम केवल बेरोजगारी के बारे में ही सोच सकते हैं। बाकी हमें जो करना, जो और जैसे काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं भैया हमारे यहाँ रोड नहीं बनी, हम विधायक जी के पास जाते हैं, हम सांसद जी के पास जाते हैं, विधायक जी पैड पे लिखते हैं, विधायक जी ने एस्टीमेट बनवाते हैं, वहाँ से पास होकर आता है, काम होता है। सांसद जी को हम लोग अपना सारा सुझाव देते हैं, सारा लिख के देते हैं, जो सांसद जी के लेवल का होता है वो अपना काम कराते हैं, पास कराते हैं। तो जो हमें करवाना है वो हम माध्यम से करवाते हैं, और जो हम जिस लायक है, जो हमें खुद करना है, वो हम खुद करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि हमारे या हमारे परिवार में किसी में भी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है। ये आप अपना नहीं है, आप चाहें तो अपने पूर्वज, और हम चाहें तो अपने पूर्वज से इतिहास उठा के देख लीजिए कि आज हम चाहे जितना आगे हैं या चाहे जितना पीछे हैं, दोनों का कारण सिर्फ एक ही है कि जो कहते हैं वही करते हैं। किसी के साथ आज तक हम लोगों ने कोई धोखा नहीं किया। और इसका इतिहास अगर हम आप आपस में बात करें तो आप 2-3 चुनाव उठा के देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम जिसके साथ रहते हैं पूरी वफादारी, निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहते हैं। सर अभी आगे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होने वाला है, तो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आप ही लड़ेंगे सर या हम?
जैसा कि अभी आपने पूर्व में बताया कि पिताजी ब्लॉक प्रमुख थे, तो आप लड़ेंगे या अभी पिताजी का नाम चलेगा? नहीं, देखिए अगर पिताजी लड़ते हैं तो हम लोग पुत्र हैं, हम लोग का नैतिक दायित्व तो है कि सबसे पहले बात को मंचासीन किया जाए, पिताजी को मंचासीन किया जाए। अगर वो लड़ते हैं तो उनको लड़ाया जाएगा। अगर उनको ये लगता है कि उनको अगर ये काबिलियत दिखती है कि हाँ वो हमें प्रमुख बना सकते हैं, तो अगर वो हमें मौका देते हैं तो हम लोग लग के खुद लड़ा जाएगा उनके सहयोग, उनके आशीर्वाद से। तो वो तो अगर वो चाहेंगे, आशीर्वाद उनका सदैव हम ही लोगों पे है और हम ही लोगों पे रहेगा। डिसाइड ये उनको करना है कि वो खुद लड़ते हैं या हमें लड़ाते हैं। वो जो भी फैसला लेंगे वो सर्वमान्य है, उसका हम आप सब लोग मिलकर पालन करेंगे। सर, आप विद्यार्थी जीवन से और अभी तक इतने मतलब समस्या हल करा चुके हैं, इतनी आप रोजगार दे रहे हैं लोगों को, बेरोजगारी ख़त्म करने पे इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, देश की जन समस्या को कुछ अपना समझ के आप इतना अच्छा उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से, इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से मिली सर? ऊर्जा का एक ही कारण है कि फिट रहिए और दुरुस्त रहिए। मेरा हमेशा रूटीन है, मैं दिन भर में कम से कम 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलने का प्रयास करता हूँ। आप अगर मन आपका साफ है, दिमाग आपका साफ है, किसी के बारे में कोई आपके अंदर गलत भावना नहीं है, किसी का अहित के बारे में नहीं सोचते हैं, प्लस अगर आपके रूटीन दिनचर्या सही है, किसी भी गलत संगत में नहीं है, तो आपकी एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। और आप खुद इतने एनर्जेटिक हैं और मुझे नहीं लग रहा कि किसी तरीके की दोस्त भावना आपके अंदर भी है। आप देखिए, आप दिन भर किसी न किसी का इंटरव्यू करते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। तो एनर्जी का एक कारण ये कि अगर आपका मन सच्चा है तो ऑटोमेटिक आपको एनर्जी गेन होगी और ऊपर वाला देखता है कि कौन किस लेवल का है, किसके साथ क्या करना है, तो उसका बहुत सही निस्तारण रहता है। सर, युवाओं के लिए आप क्या कह रहे हैं? युवाओं के लिए बस एक ही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, बस 2 लाइन केवल कहूँगा कि मुझको अभी इस उम्र में कोई आराम नहीं करना। मुझको इस उम्र में कोई आराम नहीं करना है। जब तक हर गरीब, हर दबा, हर कुछ आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, सारा संसाधन नहीं हो जाता है, तब तक हमें कोई विश्राम नहीं करना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप सभी सुन रहे थे समाज सेवी श्रीमान प्रवीण पाठक जी को, मुझे कुछ भी कहना नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो आप सभी के मन में चल रहा है वो अगले इंटरव्यू में उस प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा। जैसा कि मैंने अभी क्लियर करना नहीं समझा, ये आपके माइंड में होना चाहिए। आप इसको मत सोचिएगा कि मुझे जवाब नहीं मिला। दूसरी बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, आप सभी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसी बात बोल रहा हूं। एक इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि कोई जब सांसद हो जाता है, विधायक हो जाता है, कोई राजनीति में कदम रखता है, तो वो सबसे पहले आपके सामने यह मांग करता है कि मुझे आप किसी लायक बनाइए, मुझे सांसद बनाइए, मुझे विधायक बनाइए, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, कुछ भी मुझे बनाइए। उसके बाद में मैं आपकी जन समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, मैं आपके लिए काम करूँगा। लेकिन जैसा कि आप सभी अभी सुन लिया कि अगर किसी को काम करना हो, तो समाज सेवा करना हो, समाज के लिए, आपके लिए काम करना हो, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। 52 रास्ते मिल जाते हैं। आप कुछ भी नहीं है, ना अभी सांसद है, ना आप विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने इतना अच्छा काम कर दिया है समाज के लिए। आपने रोजगार देने की जो बात बताई, आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने बस्ती को मजबूत करने के लिए, अपने हर्रैया को मजबूत करने के लिए, अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए जो भी आपने स्टेप उठाए हैं कि मैं इस तरीके से समाज सेवा कर सकता हूं, आप सभी सुन रहे हैं। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके ऊपर निर्णय है कि अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप देश की या समाज की या अपने हर्रैया की या बस्ती की कितनी आप सेवा कर सकते हैं। आपके मन में बिल्कुल प्रश्न नहीं आना चाहिए कि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा सीधा सिद्धांत है आपके विचारों को जन जन तक पहुंचाना। अगर कोई अच्छा विचार मुझे मिल रहा है तो मैं पहुंचाऊंगा। अब दोस्तों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि बस आप इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ अपने सभी जितने हमारे नवयुवक भाई लोग हैं, किसी को कहीं भी किसी भी मोड़ पे ज़रूरत पड़ेगी अगर मेरी, तो वो बेहिचक होके रात दिन कभी भी कॉल कर सकता। अगर मैं अपने किसी पर्सनल प्रॉब्लम से कहीं हूँ तो जो समय लगेगा, घंटा 2 घंटा, उतना समय लगेगा। और नहीं तो मैं 24 आवर और 365 डेज में अवेलेबल रहता हूँ। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपका पर्सनल दिक्कत हो, किसी भी तरीके का दिक्कत हो, यहाँ का हो, बाहर का हो, जिस भी लायक हम रहेंगे आपके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे। अगर हम काम कर पाते हैं तो ठीक, नहीं तो इतना आपको आश्वस्त जरूर करते हैं कि आपको कभी अगर छोटे हैं तो बड़े की और बड़े हैं तो छोटे भाई की कमी नहीं हो सकती।
क्योंकि दोस्तों अभी तक आप पूरा सुन चुके हैं प्रकरण। आप पढ़ाई कर रहे थे, आप बिजनेसमैन हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मर्चेंट नेवी, बहुत सारे आप रास्ते अभी तक यहाँ तक सुनते चले आए कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो राजनीति जिनके घर में होती है, जैसे कोई सांसद विधायक बड़े आदमी होते हैं, उनके घर के जो बच्चे होते हैं बहुत कम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन कोई इतना ज़्यादा मतलब तेज हो, समाज सेवा करने की इच्छा रखता हो घर से बाहर रहते हुए, क्योंकि आजकल शहर के बच्चों को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। लेकिन आपके बारे में सर मैं भी सुन के दंग रह गया कि आप इतना ज़्यादा मतलब समाज के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समय दिए इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को आप सभी ज़्यादा सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ सभी के पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।